नमस्कार दोस्तों, स्वागत है क्लास 24 की आरएस की क्लासेज में। मैं रजनीश चौधरी। शुरू करते हैं आज फिर से एक नई न्यूज़ के साथ और उसके चारों तरफ अपन उसका पॉलिटिकल या ऐसे एस्पेक्ट्स देखेंगे जहां से अपने आरएस के एग्ज़ाम में प्रश्न आते हैं। और निश्चित रूप से आज की क्लास से भी अपने आरएस एग्ज़ाम में प्रश्न आएंगे। ठीक है, क्या करवाने जा रहा हूँ, भारत और अमेरिका के बीच में रक्षा को लेकर के समझौता हुआ है। ये बड़ी हेडलाइन है कि भारत और अमेरिका के बीच में रक्षा समझौते हुए हैं। तो हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कि पहले कौन कौन से रक्षा समझौते हुए हैं और अब कौन सा रक्षा समझौता हुआ है। तो पहले हुए वो नाम से आपको पता लग जाएगा, अगर आप इनके नाम भी ढंग से याद रख लोगे तो। जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट। दोनों सेनाएं एक दूसरे को इंफॉर्मेशन साझा करेंगी, एक दूसरे की इंफॉर्मेशंस बताएंगी। जो मिलिट्री यूएसए के पास कोई इंफॉर्मेशन है तो भारतीय मिलिट्री को उसके उपयोग की इंफॉर्मेशंस देगी। ये GSMIA बोलते हैं इस समझौते को। ये समझौता हो रखा है। 2008 में भारत और अमेरिका के बीच में परमाणु समझौता भी हुआ था। उस परमाणु समझौते से भारत परमाणु जो पदार्थ है ना, या परमाणु जो उसके संयंत्र हैं उनकी इंफॉर्मेशन वगैरह भी साझा करेंगे। और परमाणु पदार्थों के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए अमेरिका उसे परमाणु पदार्थ उपलब्ध करवाएगा और इनके बीच में ये एग्रीमेंट हुआ। लॉजिस्टिक एक्सचेंज को लेकर के एक मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट MOU या MOA कह दो आप, वो साइन हुआ इनके बीच में लॉजिस्टिक को लेकर के कि भारत अमेरिकी जो आपके पोर्ट्स हैं या अमेरिकी जो युद्ध स्थल हैं या अमेरिका के जो बंदरगाह वगैरह हैं, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, अमेरिका में हो ऐसा ज़रूरी नहीं, भारत अलग अलग जगह अलग अलग देशों के साथ उनके साथ संधियाँ करके और अपने युद्धक वहाँ लगाता है, अपने जो आर्म फोर्सेज हैं उनको वहाँ डिप्लॉय करता है। तो वैसी जगह से भी जो उनके कब्जे में है, जैसे अफ़गानिस्तान का कोई या पाकिस्तान का कोई पोर्ट या एयरपोर्ट अमेरिका के कब्जे में भी होते हैं, उनके आपस में समझौते होते हैं, तो वहाँ से लॉजिस्टिक उठा सकता है भारत, या वहाँ से लॉजिस्टिक्स रख सकता है, वहाँ से उसके जो लड़ाकू विमान है वो ऑयल वगैरह वहाँ से ले सकते हैं, वहाँ से अपने सामान को उठा सकते हैं, चाहे वो किसी भी देश की बाउंड्री में आता हो। तो लॉजिस्टिक के एक्सचेंज को लेकर के एक मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट भारत और अमेरिका के बीच में हो चुका है। भारत और अमेरिका के बीच में सामरिक ऊर्जा भागीदारी भी एक समझौता हो चुका है 2017 में। कॉम का सा ये कम्युनिकेशन एंड कंपैटिबिलिटी सिक्योरिटी एग्रीमेंट है, ये भी 2018 में हुआ था कि भारत अमेरिका के जो संचार तंत्र है जिससे अमेरिका दुनिया के दूसरे देशों पर अपनी नज़र रखता है, उनकी इंफॉर्मेशन से ले सकता है। और भारतीय ऐसे यंत्रों का सूचना प्रसारण के ऐसे यंत्रों का जिससे भारत अपने पड़ोसी देशों पर या दुनिया पर निगरानी रखता है, इनकी इंफॉर्मेशंस भी आपस में साझा हो सकती हैं। तो ये कॉमकासा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है क्वेड। क्वेड में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 देश शामिल हैं। हाल ही में एक टिप्पणी अमेरिका के ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री ने की है कि क्वेड जो है वो नाटो की तरह कोई सुरक्षा समझौता नहीं है। क्वेड उस तरह का समझौता तो नहीं है कि एक देश पे हमला किया तो सब देशों पे हमला माना जाए, लेकिन क्वेड इस तरीके का ज़रूर है कि ये मिलकर के और प्रशांत महासागर में चाइना की जो पोजीशन है उसको काउंटर करे। तो हम बात कर रहे थे भारत और अमेरिका के बीच में हुए विभिन्न समझौतों की। अभी ये बात क्यों इंपॉर्टेंट है? अभी ये बात इसलिए इंपॉर्टेंट है कि भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिका के रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन, इनके बीच में डिफेंस के मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के या डिफेंस की, आप थोड़ा सा इसको बड़ा करके देख लें, डिफेंस की जो टेक्नोलॉजी है उसको लेकर के इन दोनों ने आपस में समझौता किया। ये जो नीचे वाला चित्र है वो आपको डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, तो है ना, टैंक्स वगैरह यहाँ बनाए जा रहे हैं। तो डिफेंस की प्रौद्योगिकी जो है भाई, हम रक्षा के यंत्र जो बना रहे हैं उसमें जो टेक्नोलॉजी काम में आ रही है उसको लेकर के दोनों देशों ने आपस में समझौता किया। क्या समझौता है ऐसा? ये देखो, भारत के रक्षा सहयोगी और भारत अमेरिका रक्षा उद्योग क्षेत्र में सहयोग।
भारत और अमेरिका ने रक्षा उद्योग क्षेत्र में सहयोग किया। ये न केवल रक्षा क्षेत्र में है, रक्षा से संबंधित डिफेंस जो इंडस्ट्रीज है उसको लेकर के सहयोग किया है। क्या सहयोग है? 5 जून 2023 को ये सहयोग हुआ, मतलब आपस में ये एग्रीमेंट साइन हुआ। इसमें क्या है, भारत के रक्षा मंत्री और अमेरिका के रक्षा सचिव, इनके मध्य रक्षा औद्योगिक सहयोग की बात की गई और रक्षा सहयोगिक रोड मैप तैयार हुआ कि भाई तुम अपने यहाँ जो टेक्नोलॉजी बना रहे हो उसमें हम टेक्नोलॉजी की आपकी हेल्प करेंगे, आप मेक इन इंडिया करो, भारत में ऐसे यंत्र बनाओ, हम आपको प्रौद्योगिकी सहयोग करेंगे, है ना। तो ये रक्षा औद्योगिक सहयोग है कि रक्षा उद्योग भारत में बढ़े। क्या क्या क्षेत्र हैं इसके रक्षा सहयोग के? उद्देश्य क्या है, पहले तो ये देखो। रक्षा क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का सहयोग करेंगे, टेक्नोलॉजी देंगे भाई, टेक्नोलॉजी में एक दूसरे का कोऑपरेशन करेंगे। साथ में रक्षा के जो इक्विपमेंट हैं, डिफेंस के इक्विपमेंट हैं, उनको एक साथ मिलकर बनाने में सह विकास और सह उत्पाद, उनका डेवलपमेंट साथ करें और उनका प्रोडक्शन साथ करें, इसके अवसरों की पहचान करेंगे। तो क्वेश्चन सीधा सीधा आ सकता है कि भारत और अमेरिका के बीच में रक्षा समझौते को बताइए। तो हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री और अमेरिका के रक्षा सचिव के बीच में एक रोड मैप तैयार हुआ रक्षा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में या रक्षा औद्योगिक क्षेत्र को विस्तार देने के क्षेत्र में। उसका उद्देश्य था प्रौद्योगिकी सहयोग, टेक्नोलॉजी का कॉपरेशन, सह विकास और सह उत्पाद के अवसरों की पहचान, कि दोनों देश साथ में मिलकर के कैसे डिफेंस टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट करें, डिफेंस इक्विपमेंट बनाएं। और क्या महत्वपूर्ण बातें हुई? अन्य महत्वपूर्ण सहमति क्या क्या बनी कि भारत अमेरिका को रक्षा सहयोग को बढ़ाएगा। भारत और अमेरिका के बीच में जो रक्षा सहयोग है, एक दूसरे की सहायता करना, किस क्षेत्र में? रक्षा के क्षेत्र में, डिफेंस के क्षेत्र में, उसको बढ़ाएंगे। शांत और मुक्त भारत प्रशांत क्षेत्र, प्रशांत महासागर का जो क्षेत्र है और भारत से लगा हुआ है वो शांत और व्यापारिक दृष्टि से मुक्त हो, चाइना का उस पर एकाधिकार नहीं हो या ज़्यादा आधिपत्य नहीं हो। डिफेंस स्टार्टअप इकोसिस्टम डेवलप करना, एक तो ये इकोसिस्टम शब्द को याद रखो, डिफेंस स्टार्टअप इकोसिस्टम। तो आप कहीं भी अपने आरएस मेंस के पेपर में ये स्टार्टअप शब्द या इकोसिस्टम शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो कि ऐसा वातावरण तैयार करना जहां डिफेंस के क्षेत्र में नए नए स्टार्टअप आ सकें और औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देना, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना, भारत और अमेरिका के बीच में रक्षा सहयोग को बढ़ावा देना, शांत और मुक्त प्रशांत क्षेत्र और डिफेंस स्टार्टअप का इकोसिस्टम तैयार करना, ये इसके अन्य उद्देश्य थे। ये तो अभी तक अपन ने बात की कि भारत और अमेरिका के बीच में एक रक्षा औद्योगिक समझौता हुआ है। वो क्या है? 5 जून 2023 को हुआ। वो ये है कि भाई आगे से अपन रक्षा क्षेत्र में मिलकर के काम करके और नए उत्पाद बनाएंगे और साथ में ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, इस क्षेत्र में वार्ता हुई। अब अपन बात करते हैं कि युद्ध अभ्यास, इसी से जुड़ी हुई बात है और यहाँ से प्री में क्वेश्चन आता है कि दो देश आपस में मिलकर के जब युद्ध का अभ्यास करते हैं तो वो महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास होते हैं जो हर बार किसी परीक्षा में, प्री एग्जाम में पूछे जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इस बार के वो मैं बता देता हूँ, इस साल के जो है डस्ट लिक 2023, डस्ट लिक भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ भाई। अब उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सब अपन ऐसे मानो कि ये सब रेगिस्तान है, तो डस्ट कहाँ उड़ती है? उज्बेकिस्तान। ठीक है, ये मैं पेन थोड़ा कलर दूसरा दे देता हूँ। भारत और उज्बेकिस्तान में के बीच में डस्ट लिक 2023 ये युद्ध अभ्यास हुआ। ये भारत के उत्तराखंड राज्य में, उज्बेकिस्तान ऊ से बन रहा है, उत्तराखंड भी ऊ से बन रहा है। उत्तराखंड में ये युद्ध अभ्यास हुआ दोनों सेनाओं का
उज्बेकिस्तान, याद रख लो, डस्ट लिख, डस्ट कहाँ उड़ती है? उज्बेकिस्तान में, ऐसे करके। तरकश, तरकश एक्चुअली भारत और अमेरिका का संयुक्त अभ्यास है। तो यूएसए और इंडिया का, ठीक है। और ये 2023 से मतलब ऐसे युद्ध अभ्यास लगातार होते रहते हैं। अगले साल भी परीक्षा में तरकश शब्द आएगा तो तरकश अमेरिका वाले से जुड़ा हुआ है। ये कभी 2 सालों में, कभी 1 साल में होते रहते हैं। इनके नाम वही रहते हैं, उसके आगे उनका वर्ष लग जाता है। तो तरकश भी है वो अमेरिका और भारत ही रहेगा। तो ये कोई इस बार की क्लास नहीं है, ये हर बार जब भी आप जीके पढ़ के जाओगे तो ये क्लास आपके लिए उपयोगी रहेगी। चक्रवात, चक्रवात कहाँ आते हैं? जहाँ बड़ा रेगिस्तान होता है ना। तो आप चक्रवात से ऐसे ध्यान रखो, चक्रवात किस तरीके के आते हैं, है ना, ऐसे आते हैं, धुएं के गुब्बार वगैरह। तो ये ऐसे मान लो कि ये पिरामिड जैसी आकृति है। पिरामिड कहाँ है? पिरामिड है मिस्र में। तो चक्रवात जो है वो इंडिया और मिस्र देश की संयुक्त युद्ध अभ्यास है। इंडिया और मिस्र का संयुक्त युद्ध अभ्यास है। वरुण, हमेशा आता है ये प्रश्न, हर बार वरुण होता है। फ्रांस के साथ भारत की जो स्ट्रेटेजिक एक्सरसाइज है, या यूँ कह दो कि जो युद्ध अभ्यास है ना, जो वार एक्सरसाइज है, उसका नाम है वरुण। तो फ्रांस और इंडिया, फ्रांस और इंडिया, इनके बीच का संयुक्त अभ्यास, युद्ध अभ्यास है वरुण। बोल्ड कुरुक्षेत्र, भाई अपने को ये शब्द तो याद रखने ही रखने हैं, ठीक है ना। ये हर बार होते हैं, किन देशों के बीच में ये इंपॉर्टेंट होता है। बोल्ड कुरुक्षेत्र, ऐसा मानो कि सिंगापुर देश बहुत ही बोल्ड है, वहाँ के लोग बहुत ही बोल्ड हैं, है ना। तो इंडिया और सिंगापुर के बीच में ये होता है, इंडिया सिंगापुर। 3 नाम है, जहां भी शब्द आपको गार्जियन मिले, वीर गार्जियन, धर्म गार्जियन, है ना, गार्जियन शब्द मिले मतलब आपका अभिभावक, गार्जियन शब्द मिले एक युद्ध अभ्यास है सैन्य मैत्री। तो गार्जियन और सैन्य मैत्री ये सारे जापान और भारत के बीच में। ये सैन्य मैत्री तो नाम से ही प्रकट हो रहा है कि ये जापान जैसे देश की भाषा है, ऐसे शब्द वहां होते हैं। तो जापान और इंडिया के बीच में ये युद्ध अभ्यास है। स्लाइनेक्स, श्रीलंका, देखो एसएल नाम भी जोड़ लिया करो कई बार, एसएल से श्रीलंका और आईएन से इंडिया, एक्स से बनता है एक्सरसाइज। ये कोलंबो में हुई है इस बार। एम्फेक्स, देखो शब्दों को अगर आप पकड़ गए तो आप हर बार ठीक कर लोगे। एम्फेक्स क्या होता है? जैसे एक आदमी इंट्रोवर्ट होता है ना, एक आदमी एक्सट्रोवर्ट होता है ना, तीसरा आदमी एम्बीवर्ट होता है। एम्ब शब्द एएमबी या एएमपी जो शब्द है वो आते हैं कि दोनों स्थितियां एक साथ हों, दोनों तीन चीजें एक साथ हों तो एमबी शब्द आता है ना। जो बाएं हाथ से और दाएं हाथ से दोनों से काम कर सकता हो उसे एम्बी डेक्सट्रियस कहते हैं अंग्रेजी में। तो एएमपी या एएमबी जो शब्द लगते हैं वो लगते हैं कि सभी या सबको मिला के संयुक्त। तो ये क्या है, जो तीनों सेनाएं हैं भारत की, जल सेना, वायु सेना और थल सेना, इनका अभ्यास है, ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है, किसी दूसरे देश के साथ नहीं है, किसी दूसरे देश के साथ नहीं है, अपितु भारत की ही तीनों सेनाओं की आपस में एक एक्सरसाइज है। फ्रांस और इंडिया जॉइंट एक्सरसाइज फ्रिंजेक्स। अफ्रीकन यूनियन और इंडिया की जॉइंट एक्सरसाइज है एफिंडेक्स। कोंकण, कोंकण अगर भारत के नक्शे को देखो
तो ये अरब महासागर में ये कोंकण तट है ना, केरला वाला, और ये अपन कोंकण तट कहते हैं। तो कोंकण तट पे होती है, यानी अरब महासागर में होती है। तो कैसी होगी? नेवल एक्सरसाइज होगी। और भारत और ब्रिटेन के बीच में अंग्रेज जब आए थे तो इन्हीं तटों पर पहले आए थे काली मिर्च का व्यापार करने। तो भारत और ब्रिटेन इनके मध्य होती है। फ्रीडम शील्ड ये भारत की एक्सरसाइज ही नहीं है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसी दूसरे देश की है लेकिन अपने लिए इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि दूसरे देश की है लेकिन दुनिया भर में इसका जिक्र हो रहा है। ये यूएसए और साउथ कोरिया की एक्सरसाइज है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। उदार शक्ति, ये उदार शब्द उदर शब्द से मिलता जुलता है। उदर शब्द का मतलब होता है पेट, पेट से शब्द याद रहे, मल, मल पेट से होता है, उधर से निकलता है। तो मलेशिया और भारत इनके बीच में हुआ उदार शक्ति। मौसी टू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ना। किसके बीच में हो रही है? कौन लोग कर रहे हैं? रशिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो इसको ऐसे याद रख लो, चाइना और रशिया दोनों ही क्या है? कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं, ठीक है। तो ये दोनों बहनें हैं, और साउथ अफ्रीका की क्या लगती हैं? ये बहन है तो मौसी लगती है, माँ की बहन है, ऐसा करके कुछ याद रख लो। रशिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इनके बीच में मौसी 2 ये युद्ध अभ्यास हुआ है। ये हैंड इन हैंड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम चाइना के साथ वैसे ज़्यादातर युद्ध अभ्यास हमारे नहीं होते, लेकिन हैंड इन हैंड जब भी शब्द आए तो वो इंडिया चाइना का युद्ध अभ्यास है। अजय वॉरियर्स, ये एंटी टेररिस्ट युद्ध अभ्यास है जो इंडिया और ब्रिटेन के बीच होता है। सी ड्रैगन, सी ड्रैगन, ड्रैगन शब्द चाइना के लिए इस्तेमाल होता है। सी मतलब समुद्री, ये अभ्यास है, नौसेनाओं का अभ्यास है। तो इस अभ्यास में, सी ड्रैगन में क्वेड के सारे देश हैं। क्वेड में भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान आ गया। प्लस में इसमें कनाडा है, और प्लस में साउथ कोरिया है। तो ये लोग मिलकर के चाइना को काउंटर करने के लिए सी ड्रैगन युद्ध अभ्यास करते हैं। तो ये आपने पढ़ा। अच्छा, अब चलते चलते बात आई कि ये जो रक्षा उत्पाद की अपन ने बात करी कि भारत और अमेरिका मिलकर के रक्षा उत्पाद करेंगे, तो भारत में रक्षा उत्पादन कौन सा डिपार्टमेंट या कौन सी संस्था करती है? तो एक संस्था है डीआरडीओ। क्या नाम है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो ध्येय वाक्य है, मूल वाक्य है, वो है आरएस की परीक्षा में आया था पिछली बार। डीआरडीओ का मूल वाक्य है बलम मूलम, बलस्य मूलम विज्ञानम। बल का मूल जो है वो विज्ञान है। ये ध्येय वाक्य आया था। किसका ध्येय वाक्य है? डीआरडीओ का। डीआरडीओ की पंचलाइन है कि बल का जो मूल है वो विज्ञान है। ये आरएस की परीक्षा के प्री एग्जाम में पूछा जा चुका है। डीआरडीओ और क्या पूछा जा सकता है प्री एग्जाम में? डीआरडीओ जो है वो 1958 में स्थापित हुई एक संस्था है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग के रूप में ये काम करती है, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। अब बात करते हैं, डीआरडीओ ने एक प्रोग्राम शुरू किया था, यहां से भी प्रश्न आते हैं। IGMDP, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। मैं लिख देता हूं,
इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। हिंदी में कहते हैं समेकित निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम। ये कार्यक्रम शुरू किया तो डीआरडीओ में सीईओ बनाए गए इस कार्यक्रम के। इंदिरा जी के टाइम 1983 में शुरू हुआ। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को इसका सीईओ बनाया गया, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया गया, और अब्दुल कलाम जी को इसी कारण मिसाइल मैन कहा जाता था। तो इन्होंने मूल रूप से इस अभियान में 5 मिसाइलें बनी। भारत ने 5 मिसाइलें बनाई, जिसे पटना नाम से याद रख लेते हैं, PATNA। यहां से भी प्रश्न आता है। मैं ऐसी कोई चीज नहीं करा रहा जहां से प्रश्न नहीं आता, और जो सिर्फ ज्ञान अभिवृद्धि के लिए हमें सिलेक्शन लेना है, तो ज्ञान अभिवृद्धि के साथ साथ हमारा एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना बहुत जरूरी है। P से पृथ्वी मिसाइल बनाई गई, और A से अग्नि। ये दोनों ही मिसाइलें बैलिस्टिक मिसाइल थी, ठीक है। T से त्रिशूल, N से नाग मिसाइल, और A से आकाश। पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश, क्या क्या विशेषताएं हैं ये भी देखेंगे। उससे पहले हम ये देखते हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी होती है और क्रूज मिसाइल कौन सी होती है। थोड़ी सी मैं स्क्रीन बड़ी कर देता हूं। बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल का ये पाथ होता है, इसी से आप समझ जाओगे। बैलिस्टिक मिसाइल जो होती है वो जब दागी जाती है तो एक एंगल विशेष से दागी जाती है, ज़्यादा दूरी तय करने के लिए। तो अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स रहे हैं कभी, तो आपको पता होगा कि 45 डिग्री के कोण पर वस्तु सबसे दूर जाती है। तो यहाँ क्या होता है कि ये मिसाइल दागी गई, सिर्फ दागी गई, बाद में एंगल से दागी गई, एक स्पेशल एंगल से दागी गई, अपने टारगेट की दूरी का अंदाजा लगा के, और उस एंगल से ये उस टारगेट को अचीव करती है। लेकिन यहाँ तक तो पहुँचती है ईंधन की सहायता से, और आगे पहुँचती है फिर अपने पाथ, जो इसका परवलयाकार पथ है, उसके गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण ये वापस से पहुँचती है। तो जब ये ईंधन से सारी दूरी तय करती नहीं, अपने एंगल से करती है, इसका मतलब ये है कि जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसे एक बार एक कोण से दाग दिया जाता है तो बाद में इसको गाइड नहीं किया जा सकता, ठीक है, बाद में इसको दोबारा निर्देशित नहीं किया जा सकता। जबकि क्रूज मिसाइल जो है वो आप सीधे ही ऐसे दाग सकते हो किसी टारगेट को देख करके। वो टारगेट जैसे मूव होता है वैसे वो क्रूज मिसाइल भी मूव हो सकती है। तो एक बात आपने सोची होगी कि ये जो क्रूज मिसाइल है जिसका पथ कुछ डिसाइड नहीं है, कभी भी उसका पथ मोड़ा जा सकता है, ये क्रूज मिसाइल स्पीड तो इसकी हाई होगी लेकिन ये कम दूरी की होगी। और ये बैलिस्टिक मिसाइल जो आकाश या कई क्षोभ मंडल से होते हुए या समताप मंडल से होकर के फिर आके लगेगी, इसकी दूरी ये ज्यादा तय करेगी, ठीक है। तो ये बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल का अंतर होता है। बैलिस्टिक मिसाइल एक एंगल से छोड़ी जाती है और पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो अपने टारगेट को अचीव करती है, जबकि क्रूज मिसाइल किसी भी पाथ से किसी भी एंगल से छोड़ी जा सकती है कभी भी, और वो टारगेट को देख करके अपनी जगह और अपना निशाना बदल सकती है, ठीक है। अब वापस बात करें, ये पृथ्वी और अग्नि दोनों है ना, ये दोनों है बैलिस्टिक, और ये त्रिशूल और आकाश है ना, ये दोनों है क्रूज मिसाइल, ठीक है। ये नाग जो है वो तो एंटी टैंक मिसाइल है, ये सिर्फ टैंक उड़ाने के काम आती है, ठीक है। जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है उनकी क्षमताएं आपको नापनी है, तो मैं कह रहा हूं ये लंबी दूरी की होती है, तो इनकी क्षमताएं नापनी होती हैं आपको, तो क्षमताएं दूरी के हिसाब से नापी जाती हैं। तो अब तो पृथ्वी और अग्नि के दोनों ऐसे मॉडल हमने तैयार कर लिए जो इंटरकॉन्टिनेंटल, अंतर महाद्वीपीय मिसाइल्स हैं। मैं लिख देता हूं
अंतर महाद्वीपीय। अंतर महाद्वीपीय कब हो जाती है? एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में कब हो जाती है? जब 5000 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूरी की मारक क्षमता। और क्रूज मिसाइल स्पीड के हिसाब से जानी जाती हैं, तो ये दोनों ही अब सुपरसोनिक वर्जन इनके आ गए हैं। सोनिक शब्द ध्वनि से है कि ध्वनि की स्पीड से बराबर होती है या कम होती है तो सब सोनिक, और ध्वनि की स्पीड से ज़्यादा होती है तो सुपरसोनिक। तो त्रिशूल और आकाश तो सुपरसोनिक है क्योंकि क्रूज मिसाइल है तो अपनी स्पीड के हिसाब से जानी जाएंगी, और पृथ्वी और अग्नि बैलिस्टिक मिसाइल है तो अपनी दूरी के हिसाब से नापी जाएंगी। तो अब इनके जो वर्जन आ गए हैं वो इस तरीके के आ गए हैं कि अंतर महाद्वीपीय मिसाइल से, और नाग जो है वो एंटी टैंक मिसाइल है। एक प्रश्न यहाँ से और आ जाता है कि अग्नि जो मिसाइल है उसका जो आधुनिक वर्जन है उसका नाम है धनुष, ठीक है, और आकाश जो है उसका जो आधुनिक वर्जन है वो है हेलेना। ये हेलेना और धनुष ये इसके नए वर्जन है, और हेलेना तो ऐसा है कि आप नेवल से भी छोड़ सकते हो, मैरीन से, समुद्र से भी छोड़ सकते हो, ठीक है। ये इसकी मोटा मोटी बात अपन ने पढ़ी। एक चीज थोड़ी सी और देखने लायक है जहां से प्रश्न आ सकते हैं कि भारत जो अपने कभी एयरक्राफ्ट कभी हेलीकॉप्टर जिन अलग अलग देशों से खरीदता है उनके बारे में भी प्रश्न आ जाते हैं। तो सॉब ग्रिपन स्वीडन से खरीदा है भारत ने, नाम आपको दिख रहा होगा, सॉब ग्रिपन नहीं दिखाई दे रहा तो मैं बोल रहा हूँ, आप सुने। सॉब ग्रिपन से स्वीडन से खरीदा है। राफेल जो है वो फ्रांस की दसॉल्ट कंपनी है वहाँ से खरीदा है, तो फ्रांस से खरीदा है। चिनूक यूएसए से खरीदा है। सुखोई रूस से खरीदा है। अपाचे यूएसए से, रोमियो यूएसए से, एमआई सीरीज चिन्ह मिग 20, मिग 24, मिग 21, एमआई जहाँ शब्द है वो सारे के सारे हमने रशिया से खरीदे हैं, और जो एफ शब्द लगता है वो सारे के सारे हमने अमेरिका से खरीदे हैं। एमआई जितने भी हैं वो रशिया से, और जहाँ F-21 F कुछ लगता है वो सारे के सारे यूएसए से। राफेल फ्रांस से, बहुत इंपॉर्टेंट है। चिनूक, अपाचे, रोमियो ये हेलीकॉप्टर्स हैं, ये तीनों के तीनों यूएसए से। सुखोई बहुत इंपॉर्टेंट है जो रशिया से। S-400 ये हमने मिसाइल दागने की एक टेक्नोलॉजी ली है जो एयरक्राफ्ट वगैरह को, या एंटी मिसाइल टेक्नोलॉजी है, ये मतलब बहुत तेज़ी से गोले दागती है और एंटी मिसाइल्स हैं, मिसाइलों को गिराती हैं। ये S-14 जो 400 है ये हमने रशिया से लिया है। एक बराक 8 है, ये भी एंटी मिसाइल है कि भारत पर जो मिसाइलों से हमला हो उसे रोकने के लिए बराक 8 शब्द है, ये इजराइल से हमने खरीदी है। तो ये एयर डिफेंस सिस्टम है S-400 और बराक 8। तो बाकी ये एयरक्राफ्ट्स वगैरह हैं, है ना, वायुयान है या हेलीकॉप्टर हैं जो हमने अलग अलग देशों से खरीदे हैं। तो भाई एक तो युद्ध अभ्यास को लेकर के प्रश्न आता है जो इस साल के मैंने 2023 के करवा दिए, 2024 में भी इसी नाम से आए तो वो उन्हीं देशों के साथ होता है। कई द्विवार्षिक होते हैं, कई हर वर्ष होते हैं, ठीक है। हमने डीआरडीओ के बारे में थोड़ा सा देख लिया कि क्या है, 1958 में स्थापना हुई। हमने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम के बारे में देख लिया, 83 में शुरू हुआ, पटना 5 शब्दों से मिलकर बना है। हमने बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स देख ली, है ना। नाग है वो एंटी टैंक मिसाइल है। हमने ये देख लिया कि किस देश के साथ किस देश का युद्ध अभ्यास है, और हमने ये देख लिया कि कौन से एयरक्राफ्ट और कौन सी युद्ध प्रणाली हमने कहाँ से खरीदी है। तो बहुत ध्यान से सुना, उसके लिए आप सभी के अंदर बैठे परमात्मा को धन्यवाद।